नमस्कार। आज सबसे पहले तो सभी बहनों को, भाइयों को रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। एक घटना और जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। कल 21 अगस्त को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान और हिमाचल के पूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी का निधन हो गया। मैं उनको नमन करता हूं, उनको अपनी श्रद्धांजलियां प्रस्तुत करता हूं। वैसे किस्सा गोई के इस कार्यक्रम में मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लिया जो क्राइम से रिलेटेड नहीं है, और पॉलिटिकल का तो बिल्कुल नहीं। लेकिन आज मैं श्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं, क्योंकि मेरे कैरियर में और अपराध और अपराधियों के विरुद्ध उनकी मानसिकता, उनका पॉलिटिकल विल, उनकी समझ ऐसी संभवतः बहुत ही बिरले राजनीतिक व्यक्तियों में होती है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि 4 मई 1998 को जब एसटीएफ का गठन हुआ था तो ये उनकी पॉलिटिकल विल थी। वही इंस्ट्रूमेंटल थे एक अलग से यूनिट बनाने के लिए जो संगठित अपराध से अलग से मुकाबला करे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस जिस काम को नहीं कर पा रही थी उसको कैलकुलेट करके उन्होंने संबंधित अधिकारियों, श्री अजय राज शर्मा जो उस समय एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, श्री अरुण कुमार जो थोड़े दिन पहले ही एसएसपी लखनऊ के पद से हटे थे, उनको बुलाकर राय मशविरा करके श्री राजीव रतन शाह जो उस समय प्रमुख सचिव गृह थे कि अपराध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और संगठित अपराध बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, तो एक ऐसी यूनिट बनाई जाए जिसका काम सिर्फ और सिर्फ संगठित अपराधों से डील करने के लिए, संगठित अपराधियों को से निपटने के लिए किया जाना चाहिए। और ऐसा हुआ भी। इसलिए उनका नाम लेना या उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना, उनको हृदय से याद करना, उनके प्रति आभार व्यक्त करना, ये उनकी राजनीतिक विचारधारा या उनकी राजनीति से कतई संबंधित नहीं है। मेरा न तो राजनीति में कोई दखल है, न मेरी समझ है, न ही मैं किसी राजनीतिक विचारधारा का कभी उपासक या फॉलोअर रहा हूं। मैं शुद्ध रूप से अपराध और अपराधियों के विरुद्ध काम करने वाला पुलिस अफसर रहा हूं। जब क्राइम अपने चरम पर था उसी समय और भी लोग इसके पहले राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, लेकिन किसी की समझ में ये बात नहीं आई कि इसको आखिर कैसे खत्म किया जाए, कैसे इससे लड़ा जाए। और फिर उसकी परिणति हुई जब अपराध की एक से एक घटनाएं हुई, दहला देने वाली, दिल में चुभने वाली, और जिनसे पब्लिक परेशान होने लगी। अखबार और टीवी ने आफत कर दी। फिर 4 मई 1998 को एसटीएफ का जन्म हुआ, एसटीएफ का गठन हुआ। श्री अजय राज शर्मा साहब को ये फ्रीडम दी गई कि आप अपनी पसंद के अधिकारी जो क्राइम में काम कर सकते हों, जिनका क्राइम में काम करते समय कोई डर या भय न हो, या जो आपके हिसाब से आपको बेस्ट रिजल्ट क्रिमिनल्स के अगेंस्ट दे सकते हैं, उनका चयन करके एक यूनिट बनाई जाए। मैं सौभाग्यशाली हूं कि उस समय मैं लखनऊ में ही पोस्टेड था, सीओ कैसरबाग। मैं, अरुण कुमार साहब जो थोड़े दिन पहले तक मेरे एसएसपी थे, और सत्येंद्रवीर सिंह जो एसपी सिटी थे लखनऊ में, इन तीनों लोगों से एक यूनिट शुरू की गई। सिर्फ 3 लोगों की उस समय पोस्टिंग हुई थी
उसके बाद धीरे धीरे करके ये संख्या 17-18 के आसपास पहुंच गई थी। हम लोगों ने कहा अपने अधिकारियों के माध्यम से कि अपराध की जितनी घटनाएं पिछले साल भर में हुई हैं उसमें अपराधियों ने संगठित अपराध की, इंडिविजुअल क्राइम की बात ही छोड़ दीजिए, संगठित अपराध की जितनी बड़ी घटनाएं हुई हैं वो सब बड़ी और तेज गाड़ियों से हुई हैं। एसयूवी उस समय आ गई थी, टाटा सफारी, टाटा सुमो, इस तरह की बड़ी गाड़ियां जिस पे अपराधी चलते थे। और पुलिस के पास सिर्फ 2 गाड़ियां, एम्बेसडर वरिष्ठ अधिकारियों के लिए और महिंद्रा की नीली जीप सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के लिए। कभी भी हॉट चेज में उस समय किसी के पास कोई सूचना नहीं होगी किसी अखबार में या किसी जानकारी में कि पुलिस ने हॉट चेज में अपराधियों को पकड़ लिया हो, क्योंकि वो ऐसा वाहन के कारण कर ही नहीं सकते थे। घटनास्थल पर वैसे तो तुरंत पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर पुलिस पहुंच गई और ये पता लगा कि फला फला गाड़ी से लोग निकले हैं, तो सिवा वायरलेस पर चेकिंग लगाने के कभी हॉट चेज नहीं किया गया या किया नहीं जा सकता था। सबसे पहली आवश्यकता हम लोगों की कि क्रिमिनल्स के बराबर गति की गाड़ियां दी जाएं। आप जानते हैं किसी भी सरकारी सिस्टम में, किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम में किसी चेंज का कितना विरोध किया जाता है। अजय राज शर्मा सामने सबसे पूछा और कहा गया कि हम लोगों के लिए सबसे अधिक टाटा सुमो गोल्ड उस समय चलती थी, बिल्कुल नई नई आई थी, उसमें कम से कम 6-7 आदमी बैठ सकते थे। अपनी टीम लेकर हम लोग मूव कर सकते थे और हॉट चेज भी कर सकते थे। कहीं गंभीर परिस्थिति में फंसने पर वहां से आराम से निकल भी सकते थे। ये बात जैसे ही माननीय कल्याण सिंह जी के संज्ञान में आई कि सबसे बड़ी बाधा हॉट चेज में या जाने में या कहीं पहुंचने में या दूर किसी स्थान पर सूचना मिले अपराधी की वहां तक अप्रोच करने में वाहन की आ रही है, उनसे कहा गया कि हमें टाटा सुमो की आवश्यकता है। कतई किसी फॉर्मेलिटी में पड़े बिना उन्होंने फौरन 20 टाटा सुमो एसटीएफ को देने के आदेश कर दिए। नीचे कितना रेजिस्टेंस हुआ वो हम लोग जानते हैं, किस किस स्तर पर रेजिस्टेंस हुआ वो हम लोग जानते हैं, लेकिन टाटा सुमो हमें मिल गई। शुरू के जितने ऑपरेशन 4 मई 98 के बाद के हैं एसटीएफ के, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, सब हम लोगों ने टाटा सुमो से किए। दूसरी समस्या आई कि पुलिस अधीक्षक स्तर से नीचे के अधिकारियों को एयर ट्रेवल करने की सुविधा नहीं थी, अनुमन्य नहीं था कि अगर एसपी से ऊपर कोई आदमी है तो वो एयर ट्रेवल कर सकता है, अपना बिल सबमिट कर सकता है, उसका रिइंबर्समेंट उसको वापस मिल जाएगा जितना पैसा उसने टिकट में खर्च किया है। लेकिन हमें तो टीम के साथ जाना था, हमारे पास सिपाही भी थे, सब इंस्पेक्टर भी थे, मैं खुद डिप्टी एसपी था, हमारे सत्येंद्र सिंह साहब एडिशनल एसपी थे। हम लोगों के लिए जहाज की यात्रा या वायु यात्रा अनुमन्य ही नहीं थी, परमिसिबल नहीं थी, और अपना पैसा लगाकर उस समय इतने महंगे हवाई टिकट कोई नहीं खरीद सकता, चाहे जितना भी आवश्यक काम हो। ये बात भी उनके संज्ञान में लाई गई कि साहब हमारी मोबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइज क्राइम का आदमी कभी दिल्ली, कभी कलकत्ता, कभी मुंबई, कभी नॉर्थ ईस्ट, जहाँ लोकेशन मिलती है और हम वही ट्रेन से 3 दिन बाद पहुँचते हैं और तब तक उनको सूचना हो जाती है। उन्होंने फौरन एसटीएफ की कर्मियों को हॉट चेज की स्थिति में वायुयान से यात्रा करने की सामूहिक अनुमति शासन द्वारा दे दी गई। जिस जिस चीज के लिए हम लोगों के पास ग्लॉक पिस्टल नहीं थी, 30 की पिस्टल से ज्यादातर अपराध उस समय हो रहे थे। हमारे पास पुरानी या तो ब्रिटिश पीरियड की कुछ पिस्टल्स हैं या फिर हमारे पास जो इंडियन आर्म्स फैक्ट्री की जो पिस्टल या रिवॉल्वर हैं वो थी, जिनकी मारक क्षमता उतनी नहीं थी जितनी ग्लॉक पिस्टल की है। इसके लिए भी श्री कल्याण सिंह जी को हमारे अधिकारियों ने बताया।
उन्होंने फौरन कहा, चूंकि ये विदेशी पिस्टल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसकी परमिशन लेनी होगी, लेकिन आप इसका प्रपोजल भेजिए। 6 महीने के भीतर यूपीएसटीएफ को ग्लॉक पिस्टल्स भी उपलब्ध करा दी गई। अब हम बिल्कुल मूव करने के लिए तैयार हो गए। उत्तर प्रदेश पुलिस की किसी यूनिट के पास ये सुविधाएं उस समय नहीं थी। और फिर जब एक बार शुरू किया एसटीएफ ने, तो उसके बाद जो किया वो इतिहास हो गया। जाने कितने प्रदेशों में हमारे यहाँ के जो अपराधी अपराध करके भाग रहे थे, प्रदेशों में जाके हम लोगों ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की। कलकत्ता में भी, दिल्ली में भी, मुंबई में भी, सब जगह बड़े अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई एसटीएफ की टीम ने की थी। एक एक करके माफिया समूहों, गिरोहों और बड़े अपराधी नेस्तनाबूद कर दिए गए। उसके बाद जब हम सक्सेसफुल हुए, तो हमारे ही एसटीएफ का जो शासनादेश था गठन का, जो सैंक्शन किया था माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने, उसी को एग्जैक्टली फॉलो करके 6 अन्य प्रदेशों में एसटीएफ की स्थापना की। मोबाइल फोन तब आ गए 98 में। हम लोगों को उसे सुनने की आवश्यकता पड़ने लगी, तमाम टेक्निकल अड़चनें थी। फिर एक बार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब और एसएसपी साहब ने कल्याण सिंह जी से बात की कि हमें पैरेलल पे लिसनिंग की सुविधा मिलनी चाहिए। गृह विभाग को आदेशित किया गया कि इन्हें जिस नंबर की आवश्यकता हो, कानून जैसे एडमिसिबल है, उस तरह का एक चेन बनाकर, एक प्रोसेस बनाकर इनको ये सुविधा उपलब्ध कराई जाए। वो सुविधा भी मिल गई। दिल्ली को छोड़ के किसी दूसरे राज्य में हम लोगों की जानकारी में उस समय ये सुविधा नहीं थी। जब हम बबलू श्रीवास्तव गैंग को परसू कर रहे थे, कलकत्ता पहुंचे। लखनऊ में हम लोगों ने नंबर लगाए, लेकिन कलकत्ता पहुंचते ही वहाँ के जो मोबाइल फ़ोन थे उनकी पैरेलल लिसनिंग नहीं मिल पा रही थी। वहाँ एक एडीजी थे, उस समय आईजी थे क्राइम के, श्री SIS अहमद साहब। उनके पास में स्वयं गया कि साहब ऐसे ऐसे हम लिसनिंग पे लिया करते थे, और यहाँ जो लोकल अपराधी जिनकी हम तलाश में आए हैं, उनके नंबर्स हमें नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने तपाक से कहा कि हमने आज तक, बंगाल पुलिस ने या कलकत्ता पुलिस ने आज तक किसी का मोबाइल लिसनिंग पर नहीं सुना है, और हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लखनऊ से वो सारे प्रपत्र जिस पर हम उसकी परमिशन होम डिपार्टमेंट से लिया करते थे वो मंगाए गए। पुरानी ली गई परमिशन की प्रतियां मंगाई गई। उस समय फैक्स से ही ये सब आ सकते थे, फैक्स से मंगाया गया उन्हीं के कार्यालय में। उन्होंने देखा, बहुत ही वेल मीनिंग और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफिसर थे। डीजी CISF होकर रिटायर हुए। मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ। वो भी क्राइम के मामले में उनका कोई सानी उस समय नहीं था वेस्ट बंगाल पुलिस में। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। कमांड टेलीफोन से वहाँ मोबाइल फ़ोन चले थे उस समय, एकदम शुरुआत में। उसके नंबर्स अपराधियों के पास थे। उन्होंने मदद की और उसकी लिसनिंग हमें मिलने लगी, पैरेलल लिसनिंग पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की परमिशन से। फिर इसी कारण हम बबलू श्रीवास्तव के पूरे गैंग से हम सुनते रहे, उसके मूवमेंट को ट्रैक करते रहे, और पार्क स्ट्रीट में STF से बदमाशों से ऐतिहासिक मुठभेड़ हुई। इसे भी आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं। जिनमें से 4 हार्डकोर अपराधी, उनके पास बहुत से असलहे बरामद हुए, और मंजीत सिंह मांगे जो कस्टम्स कमिश्नर LD अरोरा के मर्डर में की हत्या में CBI से वांटेड था और 2 लाख रुपए का इनाम था। कभी मैं डिटेल से कस्टम्स कमिश्नर श्री LD अरोरा की हत्या की वारदात के बारे में बताएंगे, जिसमें 3 लोग नामजद थे। इन तीनों ने ही मारा था, उन्हें इलाहाबाद में मारा था। बम्बई से ट्रांसफ़र होके आए थे, कतिपय पॉलिटिकल रीजन से उनका बम्बई से स्थानांतरण हुआ था।
बबलू श्रीवास्तव था उसमें, सैनी था और मंगे था, मंजीत सिंह मांगे। पार्क स्ट्रीट में वो एनकाउंटर हुआ, 4 बदमाश मारे गए और मंजीत सिंह मांगे को हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसका ट्रायल कलकत्ता की कोर्ट्स में हुआ। इस घटना के बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और पुलिस कमिश्नर कलकत्ता ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी और सरकार से ये आपत्ति की कि साहब ऐसे कैसे आपकी पुलिस आती बिना बताए यहाँ पर उन लोगों ने ऐसा कर दिया, हम इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। ये बात फिर माननीय मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी को बताई गई। उसी दिन शाम को उन्होंने एक लाइन का प्रेस नोट जारी किया, जिसमें कहा कि हमारे प्रदेश के बदमाश हैं, ये किसी प्रदेश में जाएंगे, हमारी पुलिस वहां जाएगी और कार्रवाई करेगी, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम लोग घबरा रहे थे कि ऐसा ना हो, दूसरा स्टेट है, दूसरी पुलिस है, उसको किस तरह से लिया उन्होंने, कोई एफआईआर कर दें, कोई बात कर दें। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने बिना किसी से कहे ये एक लाइन का प्रेस नोट जारी कर दिया कि हमारे यहाँ के बदमाश हैं, हमारी पुलिस जहां भी वो होंगे वहां तक जाएगी और कार्रवाई करेगी। और इस तरह की कार्रवाई कई स्टेट्स में हुई, क्योंकि एसटीएफ उस समय शबाब पे थी, बड़े बड़े माफिया न्यूट्रलाइज किए जा चुके थे, गैंग्स तोड़ दिए गए थे। वो जहां भी जिस स्टेट में गए, श्री प्रकाश शुक्ला को दिल्ली में मारा गया, नफीस को मुंबई में मारा गया, कलकत्ता में बबलू श्रीवास्तव से, तो इस तरह से अलग अलग स्टेट्स में जाके हम लोगों ने कार्रवाई की। एसटीएफ से अपने स्थानांतरण के बहुत दिन बाद, उस समय हमारे एसटीएफ में हमारे एसएसपी रहे अरुण कुमार साहब, जो मेरी तिथि को यानी 30 जून को वो भी रिटायर हुए डीजी आरपीएफ होकर। एक ऐसे ही वार्तालाप हो रही थी, उन्होंने एक संदर्भ में मुझे बताया कि राजेश, एसटीएफ में हम लोग जितने दिन रहे, बहुत सी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की हम लोगों ने, लेकिन किसी भी एक्शन के बारे में उस समय के मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह ने किसी को कभी कुछ नहीं कहा, न तो किसी काम के बारे में कोई टिप्पणी की, न किसी चीज के लिए कभी कोई सिफारिश की। अगर कोई चीज हमें तत्काल जरूरत है, हमारी आवश्यकता है, तो उसे बुला के उसे पूरा करने संबंधी सभी आदेश तुरंत पारित किए। कोई लटकाने वाला काम नहीं, कोई डिले करने वाला काम नहीं, कोई डिसीजन में देरी होने वाला कोई काम नहीं। तत्काल उन्होंने कहा कि ये सब कर दीजिए, कागजी कार्रवाई करते रहिएगा। उन्होंने ये भी बताया कि तमाम कार्रवाइयां हम लोगों ने ऐसी भी की जिसमें उनकी पार्टी के लोग शामिल थे, लेकिन उसके लिए भी कभी श्री कल्याण सिंह जी ने कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की। और एज ए सीएम कल्याण सिंह जी ने अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में जो रेखा खींची है, उसके आसपास भी कोई नहीं पहुंच पाया आज तक, एज ऑन डेट। मैं ये बात सिर्फ पुलिसिंग के नजरिए से अपराधियों के विरुद्ध कार्य करने की पॉलिटिकल विल के सिलसिले में कह रहा हूं। बार बार यही कहा जाता है, आप लोगों ने बहुत बार कमेंट्स में ये कहा है कि सरकारों की पॉलिटिकल विल के अभाव में बड़े बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती। पॉलिटिकल विल नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल विल के मामले में और अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के मामले में श्री कल्याण सिंह जी का कोई पैरेलल न था, न है, और ईश्वर करे कि हों आगे आने वाले पॉलिटिशियंस ऐसा हों। मैं ये बात जो कल्याण सिंह जी के बारे में बता रहा हूं, सिर्फ पुलिसिंग, पुलिस, अपराध, अपराधी, उनके विरुद्ध कार्रवाई और पॉलिटिकल विल के सिलसिले में कह रहा हूं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि उनकी राजनीति, उनकी राजनीतिक विचारधारा
उनके राजनीति में जो जो भी वो राजनीतिक रूप से करते हों, उनसे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब जब एसटीएफ टीम ने अच्छा काम किया, पूरी टीम को बुलाया गया। स्वयं उन्होंने सबको बुलाकर शाबाशी दी और बार बार ये बात कही कि अपराधी किसी जाति, किसी धर्म या किसी विचारधारा का नहीं होता। अपराधी सिर्फ अपराधी है और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में आप कभी कोई संकोच या हिचकिचाहट आप अपने मन में मत लाइए। कहीं आपको कोई डाउट हो मुझसे पूछ लीजिए, लेकिन हिचकिचाइए नहीं कि साहब ये फलां है, ये साहब ठिकाना है, ये ऐसा कोई अपराधी सिर्फ अपराधी है। अपराध करने वाला सिर्फ अपराधी है, उसकी कोई जाति, कोई मजहब नहीं होती। मैं इस मामले में बड़ा खुशनसीब हूं कि 11 सितंबर 2016 को मेरी पोस्टिंग भी अलीगढ़ के एसएसपी के रूप में हो गई। उस समय सूबे में दूसरे पार्टी की सरकार थी। कल्याण सिंह जी वहीं के रहने वाले हैं। उस समय वो राजस्थान के राज्यपाल थे। मैं बहुत दिनों से उनसे मिला भी नहीं था और वो महीने में एक आध बार जरूर किसी न किसी प्रोग्राम में या किसी न किसी बहाने अलीगढ़ जरूर आते थे। मैंने जाकर जब वो एयरपोर्ट पे पहली बार, मेरे जाने के बाद पहली बार आए, तो राज्यपाल थे, प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनको सैल्यूट किया। उन्होंने नेम प्लेट पढ़ी। फिर जो वहाँ का ऑफिशियल कार्यक्रम होता है सलामी लेने का, ये सब खत्म हो गया। गाड़ी में बैठते समय उन्होंने बुलाया और मुझसे पूछा कि तुम राजेश पांडे वही हो जो एसटीएफ में थे? मैंने कहा जी सर। बोले घर पे आना, मैं बात करूँगा। उसके बाद फिर बाद में स्टेट की सरकार बदली, वर्तमान रूलिंग पार्टी जो थी वो आई। वो जब जब आते थे अलीगढ़, मैं उनसे बात करता था और एसटीएफ की किसी न किसी काम का जिक्र वो ज़रूर करते थे और वहाँ आसपास जितने लोग उपस्थित होते थे उनको बताते थे कि एसटीएफ ने, मेरी एसटीएफ ने ये किया, ये किया और ये किया। एक बार फिर मैं स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और आशा करता हूं कि उनकी पॉलिटिकल विल जैसी थी अपराध और अपराधियों के विरुद्ध, ईश्वर करे वैसे ही और लोगों में ये जागृत हो। लेकिन फिलहाल मेरी निगाह में ऐसा कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है आज जो उनके आसपास भी फटक पाए, जहां तक अपराधियों के विरुद्ध काम करने की पॉलिटिकल विल की बात है। जिस समय एसटीएफ का गठन हुआ, जिस समय कल्याण सिंह जी ने अपने इनिशिएटिव पर एक स्पेशल यूनिट का गठन किया, नाम उन्होंने नहीं दिया था, नाम अधिकारियों ने तय किया था एसटीएफ। उन्होंने कहा था कि यूनिट बनाइए जो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज क्राइम को डील करे। उस समय लखनऊ में जो क्राइम की स्थिति थी वो बहुत भयावह थी। मैं उस समय सीओ हजरतगंज और सीओ कैसरबाग हुआ करता था। 98 की बात है और श्री कल्याण सिंह 21 सितंबर 97 से लेके 12 नवंबर 99 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उसी समय की बात मैं कर रहा हूँ। एक छोटी सी वानगी में दे रहा हूँ कि उस समय क्या हालत थी क्राइम की। मोबाइल फ़ोन थे नहीं, साधन संसाधन थे नहीं। अपराधी को ये लगता था कि हम अपराध करके निकल जाएंगे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पॉलिटिकल लोग भी थे तमाम, उसमें बड़े अपराधी थे जिनकी बड़ी पहुंच थी। 3 अक्टूबर 97 को डिस्ट्रिक्ट जेल लखनऊ के मेन गेट, जो बड़ा गेट होता है, उस गेट से उस समय के जेलर श्री अशोक कुमार गौतम सुबह की कैदियों की गिनती खत्म करके मेन गेट से बाहर आए और पास में ही उसी कैंपस में सरकारी आवास है जेलर का, वहां से निकले। पैदल थे नेचुरली, भीतर से आ रहे हैं गिनती विनती करा के।
और सुबह का सब हिसाब किताब रख के कि कितनी गिनती है, कितने लोगों का खाना बनेगा, इन सब चीज़ों का हिसाब किताब हर दिन जेल में किया जाता है। बाहर आए, 2 व्यक्ति वहाँ पर खड़े हुए थे। उन्होंने 7.62 बोर की पिस्टल से 20 गोलियां मारी और वहाँ से एक बैरियर सा लगा होता है हर जेल के बाहर, मेन गेट के, उसके नीचे से इत्मीनान से निकले और बाहर खड़ी हुई अपनी मोटरसाइकिल से भाग गए। बहुत दिनों तक हत्यारों का पता नहीं लगा था। मैं डिटेल में किसी समय बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि क्या हालात थे उस समय जब एसटीएफ का गठन किया गया। ये लखनऊ की बात बता रहा हूं। उसके अगले दिन यानी 4 अक्टूबर 1997 को आलमबाग थाने के ओम नगर मोहल्ले में एक ही परिवार के 5 व्यक्तियों की चाकुओं से गोद कर हत्या हो गई। शहर का थाना आलमबाग, इंपॉर्टेंट थाना आलमबाग। 40 वर्षीय राकेश कुमार, 37 वर्षीय धन्नू, 3 बच्चे, अजय कुमार उर्फ कालिया जिसकी उम्र 16 साल, सनी जिसकी उम्र 11 साल और सोनू जिसकी उम्र 6 वर्ष। रात में कुछ लोग घुसे, गन पॉइंट पे सबको एक जगह इकट्ठा किया और एक एक करके सबकी चाकुओं से गोद गोद कर हत्या कर दी। इत्मीनान से बाहर चले गए। जेलर की हत्या के एक दिन बाद की यह घटना है। मैंने आपसे जिक्र किया था कि 95, 96, 97 की जो डायरीज थी मेरी मिल गई हैं, उसमें घटनाओं का छोटा छोटा वर्णन है। उसी में एक कटिंग भी मिली मुझे, उसी डायरी में। कितना पुलिस प्रेशर में होगी इसका अंदाज़ा लगाएं आप। इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि 3 सितंबर 1997 को दैनिक जागरण में एक लेख छपा था उस समय के क्राइम रिपोर्टर मनीष मिश्रा जी का। मनीष मिश्रा जी बहुत सीनियर करेस्पॉन्डेंट हैं आज की तारीख में। वो अमर उजाला के हेड, हिंदुस्तान के हेड, अलग अलग ज़िलों में, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, इन सब में रहे हैं, बहुत सीनियर हैं। उनका लिखा हुआ एक लेख, उसकी कटिंग मुझे मिली, जिसमें ये लिखा हुआ था कि लखनऊ शहर में 3 सितंबर की बात बता रहे हैं और इन्होंने अगस्त की आंकड़े उसमें दे रखे हैं कि लखनऊ शहर में एक महीने में लूट और डकैती की 36 घटनाएं हुई हैं। आप सोच लीजिए, आज संभव नहीं है। कम्युनिकेशन इतना फास्ट है, इतने तरीके। मैं जो अभी पिछले 15-20 दिन या 1 महीने से जो आपको घटनाएं और उनके खोलने के तरीके जो बताए हैं, उससे आप अंदाज लगा लेंगे कि ये अब कितना हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए हैं किसी घटना को वर्कआउट करने में। और उस समय हमारे पास कुछ नहीं था। एक महीने में लूट और डकैती की 36 घटनाएं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। एक एक घटना का जिक्र उन्होंने किया है। कोई आर्काइव्स में जाके देखना चाहे, वैसे तो नेट पे इतने पुराने आर्काइव्स भी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अगर किसी के पास आसपास अखबारों के दफ्तर में लाइब्रेरी हो, वो ज़रूर चेक करें इसे। वो कटिंग मेरे पास उपलब्ध है, मौजूद है, उसी डायरी में मुझे मिल गई। एक और बहुत बड़ी घटना हुई लखनऊ में नवंबर के महीने में। 18 नवंबर को वैशाली होटल एक अमीनाबाद में है, जिसके मालिक हैं राजेंद्र कुमार। उनका 4 साल का बच्चा उदित नारायण, वो वहीं पास में एक मॉडल हाउस में सेंट टेरेसा डे स्कूल है, उसमें बिल्कुल जो इनिशियल होती है प्रेप में पढ़ता था। नवंबर में 18 नवंबर को स्कूल के सामने से कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। उनका नौकर जब दोपहर में उसे लेने गया, टीचर ने बताया कि वो आज आया ही नहीं था। नौकर ने कहा साहब मैं छोड़ के गया था।
अफरा तफरी हुई। सीसीटीवी भी उस समय कहीं नहीं मिलते थे। बहुत बड़े संस्थानों के पास कहीं सीसीटीवी हो, उस समय की सारी बड़ी घटनाएं जिसमें एक भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को नहीं मिली थी। लखनऊ की बात बता रहा हूं, बाकी जगह की बात ही छोड़ दें। खैर 18 नवंबर को ये हुआ और उसके बाद फिर एक चिट्ठी वहाँ पर जो होटल का जो वो होता है लेटर बॉक्स, उसमें एक चिट्ठी मिली कि 20 लाख रुपए तैयार रखना वरना तुम्हारे उदित को हम मार देंगे। बातचीत होती रही, पुलिस परेशान थी। मैं चूंकि अमीनाबाद में ये होटल था, मैं सीओ कैसरबाग था, मेरे जुरिडिक्शन में वो थाना था। आप सोच लीजिए कितना दबाव होगा। होटेलियर्स स्ट्राइक पे चले गए, बड़े बड़े ज्ञापन, बड़े बड़े धरना, बड़े बड़े प्रदर्शन शुरू हो गए। 18 की ये घटना 10 तारीख को उनके दरवाजे पर फिर एक लिफाफे में बच्चे का बक्कल जो स्कूल के ड्रेस में लगा होता है वो, और एक चिट्ठी ये पड़ी मिली कि पैसा तुमने अभी तक इकट्ठा किया कि नहीं किया, तुम तैयार रहना, हम तुम्हें फोन करेंगे। चौबीस दिसंबर को राजेंद्र यानी उदित के पिता, होटल के मालिक, निषादगंज के 8वीं गली में उनकी एक मौसी रहती हैं। मौसी के पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के पास अपहरणकर्ताओं ने फोन किया कि उदित के बाप को बता दीजिएगा कि 26 तारीख को 26 दिसंबर को सुबह 6 बजे जौनपुर जाने वाली ट्रेन पर बैठ जाएंगे, इंजन के ठीक पीछे वाले डिब्बे पर, पैसा लेकर आएंगे। उसके बाद कई बार जब बात हुई तो पैसा 5 लाख पे तय हो गया। उसने कहा साहब हम इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। समय जब ज़्यादा होने लगा तो 5 लाख पे बात तय हो गई। उनका 5 लाख रुपए लेके आइए, मैं डिब्बे में ही हमारे आदमी होंगे, वो पैसा आपसे ले लेंगे और फिर पैसा लेने के बाद अगले किसी स्टेशन पर उदित आपके कब्जे में आपको दे दिया जाएगा, आप उसे लेके घर चले जाइए, लेकिन खबरदार पुलिस को इसकी सूचना नहीं होनी चाहिए। सब परेशान हो गए कि साहब ये मालिक की मौसी के घर के बगल वाले लैंडलाइन थे, दूसरा कोई फ़ोन था नहीं। पता ये लगा मौसी के पास फ़ोन नहीं था। मौसी से कोई ज़रूरी बात करनी होती थी तो बगल वाले को फ़ोन करके मौसी को बुला के उससे बात कर ली जाती थी। पता करते करते कौन बात करता था तो ज़्यादातर ये पता लगा कि बच्चे की किडनैपिंग की माँ, उदित की माँ ज़्यादातर अपनी बहन से बात करने के लिए। पता करते करते ये पता लगा कि एक नौकर था उनके यहाँ होटल का, पंकज। बार बार उसको उनका फ़ोन नंबर न देखना पड़े डायरी में, इसलिए पंकज को ये नंबर नोट कराया गया था और पंकज से कहा जाता था बात करा दो, वो मिला के बात करा देता था। पंकज के बारे में पता किया गया तो ये पता लगा साहब वो 1 हफ्ते पहले ये कह के कि मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई है अपने गांव चला गया है। वो सुल्तानपुर के माधोगंज गांव का रहने वाला था। जब 26 दिसंबर की बात पता लगी पुलिस को कि उसने इस तरह से जौनपुर जाने वाली ट्रेन में इंजन के पीछे वाले डिब्बे में पैसा लेके बैठने के लिए कहा, तो राजेंद्र ने पैसा ले लिया पूरा। राजेंद्र कुमार ने, उनके साथ साधे में पूरी टीम लगाई गई। बड़ा रिस्की काम होता है ये, आज की तारीख में ये रिस्क बहुत कम लिया जाता है, लेकिन उस समय लिया गया। आर.के. तिवारी एक सब इंस्पेक्टर तेज था वहाँ, जो चौकी माहूलाल का चौकी इंचार्ज था। आर.पी. कनौजिया जो चौकी इंचार्ज थे कटरा बिजन बेग के शाहदगंज थाने का चौकी है ये, और जे.एन. मिश्रा ये खजुहा बाजार खाला की एक चौकी है, उसके चौकी इंचार्ज थे। इनके साथ 3 सिपाही जो अच्छे तेज सिपाही लखनऊ पुलिस के थे, अशोक सिंह, हातम सिंह और ब्रिज बिहारी मिश्रा को सुल्तानपुर उसी डिब्बे में रख के भेजा गया।
वहाँ से गए, जौनपुर तक पहुँच गए, गाड़ी एंड हो गई। ये लोग अलग अलग डिब्बों में तलाशते रहे, कोई नहीं आया, कुछ नहीं मिला। अलबत्ता फ़ोन ज़रूर आ गया कि पुलिस वालों से बात करने को मना किया था। सादे में पुलिस वाले डिब्बे में मौजूद थे। अब तुम्हारी खैर नहीं है, बच्चे को हम मार देंगे। आप उस समय सोचिए, जब रोज अखबारों में इसकी स्टोरीज आ रही हैं, पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है, महीने भर हो गए पुलिस ने कुछ नहीं किया। 4 साल के बच्चे की जान है भी जिंदा कि नहीं है, इसके बारे में भी संशय है। तरह तरह की फॉलोअप स्टोरीज अलग अलग अखबारों में निकल रही थी। और जब ये फ़ोन आया तो हाथ पांव फूल गए सबके, मेरे भी और मेरे वरिष्ठ अधिकारियों के भी, कि ये गलत हो गया। पुलिस साथ में भेजी गई, क्योंकि लड़के का फादर राजेंद्र ये कह रहा था, साहब 5 लाख रुपए है, हमें दे लेने दीजिए, आप बाद में उन्हें अरेस्ट कर लीजिएगा, बरामद कर लीजिएगा, मेरे बच्चे को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। लेकिन बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई थी कि इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। ये तय किया गया कि जिस पंकज को राजेंद्र की मौसी के पड़ोस का नंबर पता था, उसको देखा जाए। जब कुछ नहीं मिला तो वहीं से सुल्तानपुर पूरी टीम भेज दी गई। सुल्तानपुर के माधोगंज में दबिश दी गई स्थानीय पुलिस के साथ। पंकज घर पे मिल गया, उसे ले जाया गया थाने पर। परेशान पुलिस ने थाने पर उसके साथ क्या क्या किया कहने की जरूरत नहीं है। टॉप क्लास की पूछताछ, श्रेणीबद्ध पूछताछ की सबसे उच्चतम श्रेणी की पूछताछ जब हुई तो उसने बोलना शुरू किया कि साहब, मेरे ही गांव के राजेश कुमार और राजित राम, हम 3 लोगों को पैसे की बहुत ज़रूरत थी और हम ही लोगों ने इसका अपहरण किया था। कहाँ रखा गया है ये बताने पर उसने कहा कि राजित राम के ननिहाल चंगूपुर गांव में, राजित राम के मामा के घर में उसको रख रखा है हम लोगों ने। उसको लेके पुलिस टीम पूरी गई। चंगूपुर गांव में राजित राम के ननिहाल में भूसे के एक कमरे में उदित मिल गया। उदित को लाया गया, पूरी पुलिस सम्मानित की गई। गृह विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि 25,000 रुपये उस टीम को दिया जाएगा जो बरामद करके लाई है। ये सिनेरियो था उस समय। तीनों को अरेस्ट किया गया, जेल भेजा गया। मुकदमे का क्या हुआ मैं नहीं बता सकता। जब मैं एसएसपी हुआ था तो वो लड़का उदित अब 25 साल का हो गया होगा, 25-25 का, बहुत अच्छा इंजीनियर है और इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। उसी ने खुद आके बताया कि मैं साहब उदित हूँ, मेरी ही किडनैपिंग, मैं वैशाली होटल के मालिक फलां का लड़का हूँ। मुझे सारी चीज़ें एकदम याद आ गई। बहुत होनहार लड़का है और बहुत अच्छा कर रहा है अपनी फील्ड में। ये सिनेरियो था क्राइम का उस समय जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री हुए थे। और एसटीएफ को बना के एक एक करके अपराधियों की और ऑर्गेनाइज क्राइम की कमर तोड़ दी माननीय मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी ने। एक बार फिर मैं उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। एक बात मैं और बता दूँ, 30 तारीख को जो मेरा रिटायरमेंट था तो 28 तारीख को मेरे मन में आया कि जिस व्यक्ति का हमारे करियर पर सबसे अधिक प्रभाव है, मेरे मन पे सबसे अधिक प्रभाव है, मुझे उनसे मिलके और इसका धन्यवाद करना चाहिए। मैंने पता किया तो उस समय वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के 6th फ्लोर पे एक कमरे में अस्पताल में भर्ती थे, होश में थे, बात कर रहे थे। मैंने जो यहाँ के लोकल एसपी हैं उनसे बात करके मैं गया वहाँ पर सिर्फ एक डॉक्टर वर्मा थे, यंग डॉक्टर है, और उनके 5 पुलिसकर्मी जो सहयोगी, जो उनको सिक्योरिटी मिली है एज एक्स चीफ मिनिस्टर या एज एक्स गवर्नर। मैं गया, मैंने बताया कि मैं फलां हूँ। बाबूजी से सिर्फ ये उनको बाबूजी लोग कहते थे, सामान्य भाषा में सब उनको बाबूजी ही कहते थे, अलीगढ़ में भी और प्रदेश के दीगर इलाकों में भी।
उनको बताया गया, उन्होंने फ़ौरन बुलाया, मुझे पूछा कहाँ हो, तो मैंने बताया कि मैं 30 को रिटायर हो रहा हूँ, सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, क्योंकि मैं एसटीएफ का प्रोडक्ट हूँ, आपने एसटीएफ बनाई और मेरी पहचान भी एसटीएफ से ही है, तो सिर्फ आभार व्यक्त करने। उन्होंने हृदय से आशीर्वाद दिया और सारे शब्द आशीर्वाद के जो हो सकते हैं वो कहे। उठने की स्थिति में नहीं थे, लेटे हुए थे, बहुत अच्छी तबीयत उस समय नहीं थी। उसके बाद ही वो पीजीआई गए और फिर उसके बाद पहचानना बंद हो गया, उनका तबीयत बहुत खराब हो गई। आज मैं फिर एक बार उन्हीं को प्रणाम करके, उनको नमन करके, उनको श्रद्धांजलि देके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।